जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, चैप्टर आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जानने से पहले भूगोल के बारे में कुछ जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, GRAPHY। जियोग्राफी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक दो शब्द, दो ग्रीक शब्द। एक है जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है, जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। जो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो पृथ्वी के अंतर्गत हम स्थल का अध्ययन करते हैं, यानी जमीन का। हम जल का अध्ययन करते हैं, हम नदी, तालाब, झरना, जलप्रपात ये सब का अध्ययन करते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत। तो आइए हम कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि जियोग्राफी के पिता किसे माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। उसके बाद हम जान लेते हैं कि भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्योंकि भारत जो है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है, ये सबसे पुराना भाग है। लेकिन ये जो मैदानी भाग जहाँ बिहार, यूपी ये सब एरिया आता है, वो बाद में जाके बना है, वो पहले नहीं था। तो हम जान लेते हैं कि भारत जो है वो कहाँ से आया है। इसको जानने से पहले एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, तो हम वो पहले जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक सिद्धांत था जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह कहा गया कि एक स्थल खंड था जिसका नाम पेंजिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत था जिसके अंतर्गत कहा गया कि एक स्थल खंड था, एक भूमि था जिसका नाम पेंजिया था, और उसके चारों तरफ एक महासागर था या सागर था जिसका नाम पैंथलासा कहा गया। तो एक भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था, और उसके चारों ओर जल से भरा था, उसका नाम पैंथलासा था, जो एक सागर था। तो कहा गया कि इसमें गरम ठंडा लाइक मौसम की परिवर्तन जो होता रहता है, कभी धूप उगता है, बारिश होता है, इस तरह करोड़ों साल तक होता गया। और यह पेंजिया जो स्थल खंड था वो दो भागों में बट गया। ये इस तरह से कुछ दो भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग में जो बटा उसे लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड। वहीं ये जो नीचे वाला भाग बटा उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो पेंजिया नामक एक भूखंड था जो दो भागों में बटा। एक ऊपर की भाग लॉरेंसिया अर्थात अंगारा लैंड कहाया, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहाया। तो हम जान लेते हैं एक और जानकारी कि ये जो अंगारा लैंड है और ये जो गोंडवाना लैंड है
उसके बीच में एक सागर था जिसे तैथिस सागर कहा गया। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर आ गया जिसे तैथिस सागर कहा जाता है। क्या? तैथिस सागर, जिसे तैथिस सागर कहा जाता है। तो हमने जाना कि एक भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था, जो चारों तरफ जल से घिरा था, तो सागर, जल से घिरा हुआ सागर था जिसके चारों तरफ, उसे पैंथलासा कहा गया। और पेंजिया दो भागों में बटा, एक लॉरेंसिया जिसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक सागर बना जिसे तैथिस सागर कहा गया। ठीक, अब हम जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर नामक विद्वान ने दिया था। अल्फ्रेड वैगनर। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था वो अल्फ्रेड वैगनर नामक विद्वान ने दिया था। इन्होंने ही बताया था कि एक भूखंड था जो दो भागों में बट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो वो सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने ही दिया था। अब हम जानेंगे ग्लोब जो होता है, पृथ्वी, उसमें सारे विश्व को दर्शाया जाता है। तो उस ग्लोब पर कुछ इस तरह से लेटा हुआ लाइन, जिस तरह हम नींबू को ये हम एक नींबू की तरह मान सकते हैं। यह एक नींबू की तरह हम मान सकते हैं जिसको इस तरह से काटा गया, इस हिसाब से काटा गया, जिसे अक्षांश कहते हैं। तो यह अक्षांश हम फिर से बना देते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा तो। यह हम विश्व मान लेते हैं और इसको कुछ इस तरह से लाइन खींच दिया गया। यह लाइन जो है ये काल्पनिक लाइन है। फिर से बात सुनना कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं वो वास्तविक लाइन नहीं है, यह एक काल्पनिक लाइन है। तो यह एक रेखा जो खींचा गया है, यह टोटल 179 डिग्री टोटल संख्या इसकी है। कितनी संख्या? 179 डिग्री। तो इसकी संख्या टोटल 179 डिग्री है, जिसे अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस इलेक्ट्रिक लाइन को? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। वही एक और लाइन इस तरह से खींच दिया गया, वो भी काल्पनिक लाइन ही है। इस तरह से उसे देशांतर कहा गया। क्या कहा गया? देशांतर। हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से ग्लोब पर एक लाइन खींचा गया, इस तरह से मानचित्र पर लाइन खींचा गया, इस हिसाब से उसे अक्षांश कहा गया, जिसकी संख्या 179 डिग्री है। और इस तरह से एक खड़ी लाइन खींचा गया जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की संख्या 360 डिग्री है। तो ये हमने जान लिया, और ये काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ठीक, ताकि हम जोन वाइज बांट सके। मान लीजिए यहाँ पे कोई देश है तो उसका पता चल सके, उसकी जलवायु का पता चल सके, या यहाँ पे कोई देश है तो उसके बारे में जानकारी पता चल सके। ठीक है, तो अध्ययन करने के हिसाब से इसे एक काल्पनिक रेखा खींचा गया ताकि उसको जानना आवश्यक, मतलब आसान हो सके। तो हमने जाना कि इस रेखा को देशांतर, इस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि एक बीचों बीच से रेखा जाता है, जो देशांतर बीचों बीच से देशांतर जाता है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। उसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, ये एक लंबा जो लाइन खींचा हुआ है वो बीचों बीच है ग्लोब के अंदर, तो उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। वहीं ये अक्षांश रेखा जो बीचों बीच गया है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसकी क्या जरूरत है? तो हम जानते हैं कि इस तरफ हम पूरब मानते हैं और इस तरफ पश्चिम मानते हैं। हम फिर से बता देना चाहते हैं कि मैप पर या मानचित्र पर इसको उत्तर बोलते हैं
इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं और इसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक, तो मैप में इस तरफ उत्तर होता है, इस तरफ दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। उसी प्रकार इस ग्लोब पर जब देखे जाएंगे तो इस तरफ हम पूरब मानेंगे, इस तरफ हम पश्चिम मानेंगे, इस तरफ हम दक्षिण मानेंगे और इस तरफ उत्तर मानेंगे। तो जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो लाइन है देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने पे 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। 4 मिनट। तो हम जान रहे हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर 1 डिग्री बढ़ने पे, ये जो देशांतर रेखा है ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, ऐसे करके 360 डिग्री देशांतर रेखा है टोटल। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पूरब की ओर बढ़ने पे 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। हम जान लेते हैं कि जिस तरह 12 बज रहा है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अभी 12 बज रहा है, कोई देश है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, वहां पे 12 बज रहा है और इधर हम पूरब की ओर गए तो एक भारत का मानक समय माना जाता है जिसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे। हम अभी जान लेते हैं कि अगर कहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है दोपहर का, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा होगा। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है उसको जानने के लिए हमने बताया कि 1 डिग्री देशांतर रेखा इधर जाने पे 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। तो 82.5 डिग्री 0 डिग्री से इधर जाने पर 82.5 डिग्री होगा। तो पूरब जाने पर हम 4 से गुना करेंगे और तो ये मिनट में आ गया और इसको भाग करेंगे 60 से। इसको हम पहले गुना कर लेते हैं तो ये होगा टोटल 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 के 0, हाथ में 1, 8 चौक 32, 31, तो 330 डिग्री ये मिनट में आया क्योंकि हमने मिनट से गुना किया। इसको अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये होगा टोटल 5.5 घंटा। ये आया 5.5 घंटा। तो हम यह कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ है वहां से भारत का जो समय रेखा है वो समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। इस तरफ होता तो हम पीछे कहते, पश्चिम की तरफ होता, लेकिन पूरब की तरफ और बढ़ने पे 4 मिनट 1 डिग्री पे बढ़ता है। तो 82.5 डिग्री पे 82.5 डिग्री पे फिर से हम बता देते हैं अच्छे से जानने के लिए कि हमने जाना कि भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से मापा जाता है। तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर या भारत का टाइम जोन कितना होगा। तो 82.5 डिग्री हमने माना और 1 डिग्री पूरब की ओर बढ़ने पे 1 डिग्री देशांतर रेखा पूरब की ओर बढ़ने पे 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। तो उसी प्रकार 82.5 डिग्री बढ़ने पे 4 से गुना करेंगे तो हो गया टोटल 330 आया और ये मिनट में आया क्योंकि हमने मिनट से गुना किया था। और उसको हम घंटा में लाने के लिए मैथ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, घंटे में लाने के लिए मिनट को 60 से भाग करेंगे तो ये 5.5 घंटा आया। 5.5 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भी जानेंगे। तो भारत का समय रेखा को IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वही 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो देश है वो GMT से मापा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर GMT कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। जैसे कि हम मैच देखते हैं तो वहां पे GMT और IST दोनों लिख के आता है, यानी इंडियन टाइम अगर कोई मैच चालू होगा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होगा, वही GMT से चालू होगा तो ग्रीनविच मीन टाइम से चालू होगा।